नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, इस लीगल पाठशाला में आज हम शुरू करने वाले हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर के लिए जो गुड्स या सर्विस हैं उनके डिफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, किस किस चीज़ों को डिफ़ेक्ट कहते हैं, और प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है। और नया जो एक्ट जो बनाया गया है 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके अंदर बनाई गई जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और अंत में हम यह जानेंगे कि जो कोर्ट फीस है कितने दावे तक, मतलब कितनी अमाउंट तक कोर्ट फीस एग्जम्प्ट है, बिना कोर्ट फीस के हम दावा डाल सकते हैं, वो कितनी अमाउंट है जो उससे एग्जम्प्टेड हैं, ये हम इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। सबसे हम पहले जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कहते हैं कि आवश्यकता ही खोज की जननी है। तो मेन उद्देश्य इसका क्या है वो हम जान लेते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर द सेड पर्पस टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव administration and settlement of consumer dispute and for matters connected therewith are incidental thereto। मतलब कंज्यूमर के इर्द गिर्द होने वाले सभी कार्य इस प्रोटेक्शन अंदर के अंदर उनके इंटरेस्ट, मेन जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसके अंदर मेन जो डेफिनेशंस हैं पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 2 में मेन डेफिनेशन कौन सी हैं। तो कंप्लेनेंट कौन है, तो सेक्शन 2 का जो 5 पार्ट है उसके अंदर है कि भी कंप्लेनेंट है कौन। तो एक कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। नंबर 2, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी अंडर लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एनी सेंट्रल अथॉरिटी, वन आर ए मोर कंज्यूमर वेयर देर आर ए नुमेरियस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर हैं और उनका सेम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है तो वो सभी के सभी कंप्लेंट हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, उसके जो लीगल हेयर्स हैं, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। इन केस ऑफ ए कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, अगर कंज्यूमर माइनर है और उसके पेरेंट्स और उसके लीगल गार्डियन। कंप्लेंट क्या है, सब सेक्शन 6 means any allegations in writing made by a complainant for obtaining any relief provided by or under this act that an unfair contract or unfair trade practice or restrictive trade practice has been adopted by any trader or a service provider। उसके बाद the goods brought by him or agreed to be brought by him suffer from one or more defects। अगर उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं तो कंप्लेंट है। द सर्विस हायर्ड आर अवेल्ड ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड एंड अवेल्ड फॉर हिम सफ़र फ्रॉम एनी डेफिशिएंसीज। अब सर्विस के बारे में हम, जैसे कि टेलीफोन्स हैं, टेलीफोन के कनेक्शन वगैरह में किसी प्रकार का डिफेक्ट, डिफिशिएंसी किसी प्रकार की सर्विस में है। और आजकल तो जैसे देखा गया है कि इंटरनेट की स्पीड जो कंपनियां देती हैं वो नहीं होती, तो वो भी इसी के अंदर प्रोवाइडेड है, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं। टू ट्रेडर, ए ट्रेडर आर ए सर्विस प्रोवाइडर एज द केस मे बी हैज़ चेंज्ड फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विस मैंशनड इन द कंप्लेंट ए प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। मतलब कोई ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर है और वो उस गुड्स की और या उस सर्विस की जो चार्जेस हैं वो जो फिक्स प्राइजेस हैं उससे ज़्यादा अगर लेता है, उसके सब सेक्शन में है द फिक्स बाय आर अंडर द लॉ टाइम बीइंग फोर्स। अगर कोई सर्विस और ट्रेड या प्रोडक्ट ऐसा है जिसको लॉ के अनुसार कोई प्राइस दिया गया है उससे ज़्यादा एक्सेस करता है, तो अगर डिस्प्लेड ऑन द गुड्स आर एनी पैकेजेस कंटेनिंग सच गुड्स, अगर उसने डिस्प्ले में कोई अमाउंट लिखा गया है, अगर वो उस अमाउंट से ज़्यादा चार्ज करता है तो डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम और अंडर एनी लॉ टाइम बीइंग फोर्स। अगर कोई भी अमाउंट अगर वो एग्जिबिट करता है, अगर एडवर्टाइजमेंट के अनुसार बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट, अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट 300 रुपये का है, अगर वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है कि यह 300 रुपये का है,
लेकिन उसके पास जाने के बाद वो कहता है कि नहीं इसके अंदर ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, तो भी जो है कंप्लेंट उसकी हम कर सकते हैं। एग्रीड बिटवीन द पार्टीज़, अगर दो पार्टीज़ किसी अमाउंट पर एग्रीड हैं तो उससे ज़्यादा एक्सेस करना चाहता है या करता है तो कंप्लेंट। द गुड्स विच आर हैजर्ड्स टू द लाइफ आर सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीन ऑफर्ड बाय द सेल ऑफ द पब्लिक। मतलब अगर ऐसी कोई गुड्स जो लाइफ और सेफ्टी के लिए नुकसानदायक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कोई डब्बा लेके आता है खाने का डब्बा, उसको खोलता है या इसमें किसी प्रकार का खोलते हुए कोई ब्लास्ट हो जाता है तो उसके अंदर ये सभी शामिल हैं। इन कंट्रावेंशन ऑफ ए स्टैंडर्ड relating to safety of such goods are required to be complied with or any under law time being force। कोई भी अगर सेफ्टी वाली गुड्स हैं उसके जो सब स्टैंडर्ड उस पर नहीं लिखे गए हैं, जैसे कि कई केमिकल्स रहते होते हैं लेकिन उस पर नहीं, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इनका यूज़ करने से या आंखों पे लगाना है, आपने देखा होगा कि कई जो केमिकल्स हैं उन पे सभी पे लिखा होता है भी आंखों पे लगाना या अंडर दी फिज़िकल रूप से उसको अंडर यूज़ करना, तो वो हैजार्ड हो सकता है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं और उस किसी को यूज़ करने से उसको नुकसान होता है तो इसके अंदर कंप्लेंट के अंदर वो आता है। ए क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लाई अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूस सेलर आर ए प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी। अब जो पार्ट 7 है सेक्शन 2 का कि व्हाट इज़ द कंज्यूमर, क्योंकि जो हमारे एक्ट का जो उद्देश्य है और उसका जो नाम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कंज्यूमर है क्या, कंज्यूमर होता कौन है, क्या कोई भी व्यक्ति कंज्यूमर है। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 7 में दी गई है कि कंज्यूमर है क्या, कंज्यूमर है कौन है। नंबर 1, बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। अगर मीनिंग आप समझ लें, बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन नहीं हो सकता। कंसिडरेशन को हम यहाँ पर एक अमाउंट रखेंगे कि वो मतलब किसी की दान दी गई वस्तु को कंज्यूमर नहीं कहा सकता। अगर किसी ने किसी को दान दे दी तो उसमें कंज्यूमर नहीं आएगा, विच मीन्स ही कंसिडरेशन। विच हैज़ बीन पेड, वो कंसिडरेशन उसने पेड कर दिया है। और प्रोमिस, उसने फ्यूचर में उसको पे करने का वादा किया है और पार्टली पेड कर दिया है या पार्टली उसको प्रोमिशन की है। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ ए डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब बाद में देगा ऐसी कुछ है, या EMI पे है, वो सब इसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड किया गया है। एंड इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ ए सच गुड्स, अब मीनिंग आप समझ लें, इंक्लूड एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स। यूज़र मतलब कि सिर्फ यूज़ करने वाला ही, गुड्स को यूज़ करने वाला ही कंज्यूमर की लाइन में आता है। गुड्स अदर देन पर्सन हु बाय सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड आर प्रोमिस एंड पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट when such use is made with the approval of a such person but does not include a person who obtains such good for a resale prices। मतलब रीसेल, अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को रीसेल करने के लिए लेता है तो उसको हम कंज्यूमर नहीं कह सकते, वह एक और उसको फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसके लेता है। जैसे कि दुकानदार है, टीवी का व्यापार करता है और वो कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से टीवी लेता है बहुत सारी बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो उसको कंज्यूमर की लाइन में नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसका एक कंज्यूमर, ये इसका कॉमर्शियल पर्पस है। उसके बाद हायर अवेल और एनी ऑफ सर्विस, वो तो था ऊपर गुड्स, नीचे है सर्विस। सर्विस कोई भी, जैसे कोरियर सर्विस, प्लेन सर्विस, बस सर्विस, टेलीफोन सर्विस, एनी अदर सर्विसेज फॉर ए पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन देने के बाद विच हैज़ बीन पेड आर प्रोमिस पार्टली पेड आर पार्टली प्रोमिस अंडर एनी ऑफ सिस्टम ऑफ ए डेफर्ड पेमेंट आर इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियरी ऑफ ए सच सर्विस अदर दैन द पर्सन हु हायर आर अवेल ऑफ ए सर्विस फॉर द कंसिडरेशन पेड एंड प्रोमिस पार्टली पेड आर पार्टली प्रोमिस अंडर एनी सिस्टम ऑफ ए डेफर्ड पेमेंट अंडर एनी सिस्टम ऑफ ए डेफर्ड पेमेंट when such service are available for the approval of the first mentioned person but does not include a person who avails such service of a commercial purpose। सिर्फ एज ए कंज्यूमर यूज़ करने के लिए अगर कोई सर्विस ली गई है तो इस डेफिनेशन के अंदर कंज्यूमर आता है।
कॉमर्शियल पर्पस क्या है? डज नॉट इंक्लूड यूज बाय द पर्सन ऑफ ए गुड्स ब्रोट यूज फॉर ए exclusively for the purpose of earning his livelihood by means a self employment। लेकिन कॉमर्शियल पर्पस के अंदर कुछ चीज़ें इसमें अगर पर्सनल लिविंगहुड के लिए अगर वो कार्य कर रही हैं तो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। बाय एनी गुड्स, हायर, अवेल एनी सर्विस, इंक्लूड ऑफलाइन आर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय टेलीशॉपिंग और indirect selling, multiple level marketing or is including under this consumer। कंज्यूमर डिस्प्यूट है क्या? सेक्शन 8 मीन्स ए डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made deny or dispute the allegation contained in the complaint। मतलब कि कंज्यूमर डिस्प्यूट जब तक नहीं है जब तक जिसने उस चीज़ को लिया है और वह कंप्लेंट उस लेने वाले से करता है, जब तक कि उसको डिनाई नहीं करता, जब तक कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं है। क्योंकि अगर उसको डिनाई नहीं करेगा तो वो एक्सचेंज कर देगा या उसकी अमाउंट वापस कर देगा, जैसे भी करेगा तो उसको कंज्यूमर डिस्प्यूट हम उसको नहीं कहेंगे। अब कंज्यूमर आ गया, अब कंज्यूमर का राइट्स है क्या, उसको क्या मिलेगा? अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो उसको क्या मिलने वाला है? तो कंज्यूमर राइट्स क्या है? द राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ ए गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विस विच आर हैजर्ड्स टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नंबर 2, द राइट टू द इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, standard, price of good, product of service as the case may be, so the protect of a consumer against the unfair trade practice। कोई भी अगर वस्तु है, कंज्यूमर है, तो उसको उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी और उसके स्टैंडर्ड जानने का अधिकार है। उसके बाद द राइट टू बी एश्योर्ड whenever possible access to variety of a goods, product and services at competitive price। उसे बार्गेनिंग करने का भी अधिकार है। The right to be heard, to be ensured or a consumer interest will receive the consideration at appropriate for a। उसके बाद the right to seek redress against unfair trade practice or restrictive trade practice or unscrupulous exploitation of the consumer and the right of a consumer awareness। डिफेक्ट क्या है किसी प्रोडक्ट का? मीन्स एनी फॉल्ट इनपरफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी, उसकी प्योरिटी कम है या किसी प्रकार से उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी पोटेंसी, उसकी प्योरिटी, उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें किसी प्रकार का mentioned by under by the law, time being in force and under any contract express or implied or any claimed by the trader in any manner whatever in relation to a goods or product of expression defective shall be construct accordingly। मतलब कि किसी भी प्रकार का अगर उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी प्योरिटी और कोई स्टैंडर्ड अगर लॉ के द्वारा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है किसी चीज़ का, अगर वो उसके अनुसार उससे लेस है, शॉर्ट कमिंग है, उससे लेस है, तो उसको हम डिफेक्ट कहेंगे। उसके बाद मेन हमारा जो डेफिनेशंस में बनने वाली है, हम उसमें देखने वाले हैं कि डेफिनेशन। अब हम जान लेंगे कि किसके अनुसार गुड्स क्या है। मीन्स एवरी काइंड ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स foods a defined in clause F of subsection 1 of section 3 of Food Safety and Standard Act 2006। हार्म क्या है? डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर दैन दी प्रोटेक्ट itself, पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ, मेंटली अगोनी, इमोशनल डिस्ट्रेस, अटेंशन टू पर्सनल इंजरी और इलनेस और डैमेज टू दी प्रॉपर्टी। मेंटल अगोनी में हम कह सकते हैं जैसे कि आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लिया और उनके इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद आपके वो इंटरनेट कनेक्शन अच्छी तरह से वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई
उसको हम मेंटल पेन एगोनी में रख सकते हैं। इंजरी क्या है? इंजरी मीन्स हार्म वट एवर इलीगली काज बाय एनी पर्सन इन बॉडी माइंड एंड प्रॉपर्ली। इंजरी में अब यहाँ बॉडी भी लिखी हुई है, प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है और माइंड भी लिखा हुआ है। माइंड का मतलब यही है कि मेंटली पेन एगोनी, जो मेंटली डिस्ट्रेस हुआ है या मेंटली डिस्प्रेशन उस वस्तु की वजह से हुआ है कि कोई व्यक्ति उसने खरीदी भी और उसको नुकसान भी है, उसके यूज़फुल नहीं है, उसको हम मेंटल पेन एगोनी में रख सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है? मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आर ए प्रोडक्ट सेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज टू compensate for any harm caused to a consumer by such defective product manufactured or sold or deficiency in a service relating to thereto। Product liability action क्या है? Means a complaint filed by a person before a district commission or a district state commission or a national commission as the case may be for claiming compensation for the harm caused by the him। उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सब सेक्शन 47 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स ए ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन टू द सेल यूज और सप्लाई ऑफ एनी ऑफ गुड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस अडोप्टेड एनी अनफेयर मेथड और अनफेयर आर ए डिसिप्टिव प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एनी फॉलोइंग द प्रैक्टिस नेमली। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? मेक एनी स्टेटमेंट वेदर ओरल आर इन राइटिंग बाई विजिबल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड विच। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉल्स है, तो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। फॉल्सली represents that the goods are the particular standard, quality, quantity, trade, composition, style and model। अगर कोई भी चीज़ उन्होंने लिखा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वालिटी है, उसका ये स्टाइल है, अगर वो उस अनुसार नहीं है तो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट इज सर्विस आर दी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड गुड्स। अब इसमें भी जो मैंने आपने पहले बताया था कि ये जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, अब कहते तो हैं कि ये इतनी स्पीड आएगी, इतनी स्टैंडर्ड क्वालिटी है, लेकिन वो स्टैंडर्ड क्वालिटी कभी किसी की पूरी हो नहीं पाती, तो दिस इज़ आल्सो बी ए अंडर दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उसके बाद falsely represent any rebuilt, second hand, renovated, reconditional old goods as a new। अगर कोई व्यक्ति पुरानी किसी वस्तु को, सेकेंड हैंड किसी वस्तु को रेनोवेट करके और उसको कहे कि ये नई है, दिस इज़ आल्सो बी ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। रिप्रेजेंट्स दैट द गुड्स आर सर्विस हैज ए स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक, एसेसरीज, यूज आर बेनिफिट सच एज ए गुड्स एंड सर्विस डू नॉट हैव। मतलब जैसे कि दवाइयों पे लिखा होता है कि ये यहाँ से स्पॉन्सर्ड है, यहाँ से अप्रूवल है, कोई भी गुड्स है भी यहाँ से अप्रूवल है, यहाँ से स्टैंडर्ड, जबकि वो वहाँ से अप्रूवल या स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज़ आल्सो बी कॉल्ड ए स्टैंडर्ड अंडर दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मेक ए फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड ऑफ आर द यूजफुल ऑफ एनी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई चीज़ किसी यूज़ के लिए वो बताते हैं कि इस यूज़ के लिए है, लेकिन वो उस यूज़ के लिए पूरी उस पर्पज़ को यूज़फुल नहीं बनाती, दिस इज़ आल्सो बी ए unfair trade practice। Give to the public any warranty or a guarantee of the performance, efficiency, length of the life, product of any of the goods, have good base and quality and proper test certified। और कोई व्यक्ति क्या जैसे कि कहेगी कि जो ये जो वस्तु है कि ये इतने दिनों तक ख़राब नहीं, उसकी गारंटी और वारंटी देता है, जबकि वो उससे पहले ही वो ख़राब हो जाती है, दिस इज़ आल्सो भी अंडर ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे कि कोई बैटरी है, जो घरों में बैटरी लगती है या व्हीकल्स में कोई बैटरी लगती है, अगर वो कहे कि ये 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, जबकि वो 1 साल में ही डेड या ख़राब हो जाती है, दिस इज़ आल्सो भी कॉल्ड ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए डिफेंस इज़ रेज्ड
to the effect that a warranty or guarantee is based on a adequate or a proper test, the burden of proof of service shall be lie on the person raising such defense. अब जैसे कि मैंने बताया कि वो ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर, वो कहते हैं कि किसी चीज़ को इस स्टैंडर्ड में यूज़ किया जाएगा तो ये इतने दिनों तक चलेगी, तो जो उसको प्रूव करने का जो बर्डन है भी ये इस स्टैंडर्ड में यूज़ हुई है नहीं हुई है, तो ये डिफेंस जो राइज़ करता है उसी को इसको प्रूव करना होगा. मेक टू द पब्लिक एज ए रिप्रेजेंटेशन इज ए फॉर्म दैट परफॉर्म टू बी ए वारंटी और अ गारंटी द प्रोडक्ट एनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ए प्रोमिस टू रिप्लेस, maintain, repair an article, any part thereof, or to repeat or a continued service until he has achieved a specified result. It shall, it such purport, warranty or a guarantee of the promise mentally or misleading, materially misleading, or if there is a no reasonable prospect that such warranty or guarantee is a promise will be carried out. अगर उसने कोई promise की है कि उसको रिप्लेस कर देगा, उसको मेंटेन करेगा, उसको रिपेयर करेगा गारंटी वारंटी के अंदर, अगर वो ऐसा नहीं करता, दिस इज़ आल्सो बी कॉल्ड ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. उसके बाद मैटरली मिसलीड द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट और लाइक प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज हैज़ बीन और ऑर्डिनरी सोल्ड आर प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ए रिप्रेजेंटेशन एज टू प्राइस शैल बी डीम्ड टू बी रेफर टू द प्राइस एट which the product or goods of services have been sold by a seller provided by the supplier generally in the relevant market unless it is clear specified the price product been sold, service has been provided by the person to whom or the behavior of the representation of more. उसके बाद अब बार्गेनिंग प्राइस क्या है, मीन्स एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे कि ए प्राइस दैट इज सेटल्ड स्टेटेड इन ए एडवर्टाइजमेंट टू बे बार्गेन प्राइस बाय रेफरेंस टू द ऑर्डिनरी प्राइस एर अदरवाइज. ए प्राइस दैट ए पर्सन हु रीड्स हियर आर सीन द एडवर्टाइजमेंट वुड रीजनेबिलिटी अंडरस्टैंड टू बी द बार्गेन प्राइस हैविंग regard to the price that the goods advertised and likely product is ordinarily sold. Permitting the offer of a gifts, price or other items with the intention to not providing them as a offer to creating impression that the something is being given or offered free of a charge when it is fully and partly covered by the amount charged and the transaction as a whole. अब कोई कंपनियां क्या करती हैं कि एक सामान के साथ दूसरी सामान फ्री देती हैं, लेकिन जो फ्री वाला प्रोडक्ट है 10 या 20 रुपए का, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उसको वो जिसके साथ फ्री रहे उसमें वो ऐड कर देती हैं. दिस इज़ आल्सो बी कॉल्ड ए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अब इन सभी चीज़ों के बाद कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है क्या नहीं है, इन सभी चीज़ों के बाद अब हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है क्या और इसका पर्पस क्या है. सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नोटिफाइड एस्टैब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज इट मे स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज ई सेंट्रल काउंसिल. सेंट्रल काउंसिल शैल बी ए एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग नेमली. यह एक एडवाइजरी काउंसिल है. मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द चेयरमैन एंड ए मेंबर ऑफ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एज इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब. उसके बाद सेक्शन 5 में इसका ऑब्जेक्ट क्या है सेंट्रल काउंसिल का. मेन ऑब्जेक्ट सभी का वही है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी द रेंडर्ड एडवाइस एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट. कि उन सभी चीज़ों को देखना और एडवाइस देना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए प्रमोशन करना, उनके राइट्स को किसी भी तरह से कोई वायलेशन ना हो, इस चीज़ों को देखना ही सेंट्रल काउंसिल का मेन उद्देश्य है. जैसे ही सेंट्रल काउंसिल है वो सेंटर ऑल ओवर दी इंडिया इसको देखती है. उसके नीचे आती है स्टेट काउंसिल प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. हर एक स्टेट में भी
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाई गई, ऐसे ही हर एक स्टेट में नोटिफिकेशन करके सेंट्रल जो स्टेट काउंसिल हैं वो बनाई गई है। उनका उद्देश्य भी मेन वही है कि काउंसिल टू रेंडर एडवाइस एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर राइट्स विद इन द स्टेट। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में इसका चेयरमैन है कौन, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एक ईजेबल रिच प्लेस है किसी भी कंज्यूमर के लिए, इसलिए हम उसे अच्छी तरह से जानेंगे कि कौन उसका चेयरमैन है जिसको हम अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, उसको किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, वो कौन है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सर्विस जो हमें प्रोवाइड करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी नोटिफाई एंड एस्टैब्लिश फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट which effect from such a date in it may specified in such notification a district consumer protection council to be known as a district council. The district council shall be the advisory council. It consists the following member. First is member. Who is the member is the first member is called as a chairman. अब कौन है? The collector of the district by whatever name called. जो कलेक्टर है उसको चाहे किसी भी नाम से, चाहे उसे रिवेन्यू के नाम से अलग से जाना गए, या कलेक्टर डीसी कहा जाए उसे, या डिप्टी कमिश्नर उसे कहा जाए, किसी भी नाम से जाना जाए उस कलेक्टर को, वो उसका चेयरमैन है। सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिशियल आर नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट एंड मे बी प्रिस्क्राइब्ड। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट विद नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। 2 मीटिंग साल में उसे करनी ही पड़ेंगी। District Council shall meet such a time and a place with the district or chairman may think fit and shall observe such a procedure regarding to the transaction of the business may be prescribed। तो एक आम आदमी के लिए अपने साथ हुई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को वो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसे अपनी कंप्लेंट उसको डायरेक्ट दे सकता है ताकि उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दी ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी द रेंडर सर्विस एडवाइस प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर राइट अंडर दिस एक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम चैप्टर 3 है, उसके अंदर है कि ये जो सेंट्रल कंज्यूमर, ये स्पेलिंग ऊपर गलत लिखी गई है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। ये क्यों बनाई गई है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो जैसे ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है उसी तरह से स्टेट में ही बनाई गई है, उसी तरह से यह एक डिस्ट्रिक्ट में भी बनाई गई है सेंट्रल अथॉरिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट इन मे स्पेसिफाइड in the notification a central consumer protection authority to be known as a central authority to regulate matter relating to the violation of a right of a consumers, unfair trade practice, false misleading advertisement which are prejudicial to the interest of a public consumer and to promote, protect and enforce the right of the consumer as a class। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हर एक बनाने का मेन उद्देश्य सभी का यही है कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और उसको जो उससे हानि हुई है उसको हर्जाना दिलाया जाए। अब इसके अंदर कौन है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, वैकेंसीज़ क्या है, ये कंज्यूमर के लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको जानना है कि हमें कंप्लेंट का दायरा कहाँ तक उसका हो सकता है। अब हम इसमें जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन विंग क्या है। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव ए इन्वेस्टिगेट विंग headed by a district general, director general of the purpose of conducting the inquiry investigate under the acts may be directing to a central authority. This central government may appoint a director general and such a number of a additional director general, director, joint director, deputy director, assistant collector, director from amongst a person who has experience in investigation or process of qualification such a manner as may be prescribed. Every additional director general, joint director, deputy director, assistant director shall exercise his power and discharge his function subject to the general control, supervision and direction of the director general. The director general may delegate all or any of power to a additional director general or a deputy, joint director, deputy director while conducting the inquiry and investigation under this act.
The inquiry and the investigation made by Dr. Jain shall be submitted to the central authority in a such a form in a manner within time and prescribed specified by the regulation. पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब इसी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी पावर क्या है, क्योंकि ये एक सेफेस्ट और स्पीडी ट्रायल हो सकता है और कोई भी कंज्यूमर तक वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर क्या है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाय व्हेन एवर इज कॉल्ड नेम इज़ कॉल्ड मे ऑन ए कंप्लेंट। अब ऑन ए कंप्लेंट मतलब किसी के द्वारा भी जो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर कलेक्टर को दी गई है वो ऑन ए रेफर मेड टू हिम बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और द कंज्यूमर ऑफ द रीजन ऑफिस इंक्वायरी इनटू और इन्वेस्टिगेट द कंप्लेनेंट रिगार्डिंग द violation of right of consumer as the case on the matter relating to the violation of consumer right, unfair trade practice, false misleading advertisement within the jurisdiction and submit the report of the central authority or to the commissioner of the regional office as the case may be. अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको इसमें इंक्वायरी करने की पावर्स दी गई हैं कि कोई भी कंज्यूमर अगर उसका राइट वायलेट किसी भी तरह से होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसी भी प्रकार की है, कोई मिसलीड एडवर्टाइजमेंट है, तो डायरेक्ट ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिसको हम डीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम अपनी कोई भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट उसको दे सकता है और उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करने के बाद जो प्रिस्क्राइब्ड होगा वो सेंट्रल अथॉरिटी को या कमिश्नर जो रीजनल का जो कमिश्नर है उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। कंप्लेंट टू अथॉरिटी, ए कंप्लेंट रिलेटिंग to violation of a consumer rights or unfair trade practice or false or misleading advertisement which are prejudicial to the interest of consumer as the case may be, forwarded either in a writing or in a electronic mode to any one of the authority, namely the district collector, commissioner, regional office or a central authority। मतलब कि कोई भी अगर कंप्लेंट करता है राइटिंग में कंप्लेंट भेज सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में, क्योंकि आजकल तो ये एक इंटरनेट की एक क्रांति आने के बाद कोई भी कार्य हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, तो उसी में यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हम अपनी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कमिश्नर को और सेंट्रल अथॉरिटी को भेज सकते हैं। अब पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, अब उसकी पावर क्या है और उसकी फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सभी का मैं अगर एक बात कहूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके नाम में ही है कि इसका जो मेन उद्देश्य है टू दी प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमर टू दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो भी वट एवर इज़ नोन एज ए किसी भी प्रकार का डिफेक्ट अगर कंज्यूमर को हो तो सभी का उद्देश्य है उस कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें भी वही है कि प्रोटेक्ट, प्रमोट or enforce the right of consumer as a class or prevent violation of the consumer rights under this act, prevent unfair trade practice and ensure that no person engaging himself to in a under the unfair trade practice, ensure that no false or misleading advertisement is made for any of goods or services which contravention the provision of the act, the rules and regulation made under the act, ensure that no person take part in a publication of any advertisement which is false and mislead, without prejudice to the generality of the provision containing section 1, central authority may for the purpose of aforesaid inquiry कर सकती है। अब फंक्शन की बात आती है कि इंक्वायरी, cause of inquiry, investigation to made in a violation of consumer rights or an unfair trade practice either suo motu or by the complaint received by or either direction from the central government। अब जो ये सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई, या तो कोई इसको कंप्लेंट करे किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की या क्या किसी डिफेक्ट की या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, किसी भी प्रकार की, और तो उसको इंक्वायरी करेंगे, उस कंप्लेंट को रिसीव करेंगे और जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देती है कि उसमें भी, और शो मोटो अपने आप भी, अगर सेंट्रल अथॉरिटी को ये लगता है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है या कोई कंपनी किसी प्रकार से कोई डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई कर रही है तो उसके या वो जो गुड्स है वो किसी की
ट्रेडमार्क या किसी प्रकार का वायलेशन करके डुप्लीकेट्स चीज़ें बेच रही है तो सेंट्रल अथॉरिटी शो मोटो भी उस पर चार्ज ले सकती है। फाइल द कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एज द केस में भी। अब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, शो मोटो कोई कंप्लेंट उसके पास अपने आप फाइल करती है या कोई कंप्लेंट उसको आती है तो उस कंप्लेंट को वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर पावर्स के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को या नेशनल कमीशन को उसके अंदर उसको भेज सकती है। इंटरवीन एनी ऑफ ए प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेंट्रल कमीशन, नेशनल कमीशन एज द केस में बी, एलिगेशन वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट एंड अनआइडेंटिफाइड। अब एक चीज़ हो रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर उसको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन किसी प्रकार से हैंडशेक, उसको लगता है कि भी हैंडशेक दी टू दी कंपनी है तो सेंट्रल अथॉरिटी को कंप्लेंट करेगा तो वो उस प्रोसीडिंग के अंदर वायलेट, अगर कंज्यूमर का वायलेट उसके अंदर हो रहा है तो वो उसमें इंटरवीन कर सकती है स्टेट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और नेशनल कमीशन में। ये इज़ दी पावर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। रिव्यू द मैटर relating to or any of a factor inhibiting enjoyment of a consumer rights, including the safeguards provided for the protection of the consumer under any other law for the time being forced, recommended the appropriate remedies, measures for their effective implementation. Undertake and promote the research and field of a consumer rights. प्रमोट रिसर्च करना कंज्यूमर राइट्स के ऊपर और स्प्रेड एंड प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस से फैलाना इसका मेन कार्य है। एनकरेज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द कंज्यूमर राइट टू कोऑपरेट एंड वर्क विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज। मैंडेट द यूज ऑफ यूनिक or universal goods identifier in such a goods is may be the necessary to prevent unfair trade practice to be protect the consumer interest. Issue safety notice to alert consumer against the dangerous, hazard, unsafe goods or services. Advice to the minister, department of the central and the state government agency to the welfare of the make the welfare of the measures. Issue the necessary guidelines to prevent the untrade practice and protect the consumer interest. अब सेक्शन 19 क्या कहता है कि पावर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी टू रेफर मैटर टू इन्वेस्टिगेशन टू अदर रेगुलेटरीज कब करेगा? द सेंट्रल अथॉरिटी में आफ्टर रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन और ए कंप्लेंट, जैसे कि मैंने बताया कि वो किसी भी इंटरवीन कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में और नेशनल कमीशन में। कब? द सेंट्रल अथॉरिटी में आफ्टर रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन, अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब कोई कंप्लेंट कोई देता है जब, एंड डायरेक्शन फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्रकार की उन्हें डायरेक्शन देती है, तब वो जो प्रोसीडिंग चल रही है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में, उसको इंटरवीन कर सके, उसको देख सकते हैं। इट इज़ ऑन मोशन, अपने आप भी। कंडक्ट आर काज बाय दी conducted a primary inquiry as to the whether there is a exist a prima facie case violation of a consumer rights, any untrade fair practice or any false or misleading advertisement by any person which is prejudicial to the public interest and the interest of the consumer, and if it is a satisfied that exist is a prima facie case is made out, and it shall make a investigation to made a general director general or by the district collector, where after the primary inquiry the central authority option that the matter to be dealt with by a regulatory established under any of law time being forced, it may refer such matter to the regulatories. अब पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? रिकॉल गुड्स करने के लिए, वेदर where the central authority is satisfied on the basis of investigation that there is a sufficient evidence to show the violation of a consumer right or unfair trade practice by a person in may pass such order may necessary or including order क्या? recalling of the goods, withdrawal of service which is dangerous, hazard of unsafe, reimbursement of the price of a goods, services, recall purchaser of a
to a purchaser of a goods and a service. Discontinuation of a practice which are unfair or a prejudicial to the consumer interest, provided that the central authority shall give the person opportunity to being heard before passing an order under the section. अब ये नहीं है कि किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट की और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला या जो कोई ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर है उसको बिना सुने ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 20 का जो प्रोवाइडेड है वो कहता है कि द प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल अथॉरिटी शैल गिव द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड, उससे सुनने की अपॉर्चुनिटी उसे ज़रूर देगा कि उसके खिलाफ ये ऑर्डर क्यों ना किया जाए। इसको हम काज ऑफ शो काज भी कह सकते हैं कि उसको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाएगी। अब पावर ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगी? वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ए फॉल्स, मिसलीड, इन prejudice to the interest of any consumer or is a contravention of a consumer rights, it may be ordered issue a direction to the concerned trader, a manufacturer or endeavor advertisement or publisher as the case may be, to discontinue such advertisement or modify same in a such a manner within such a time as the case may be provided, notwithstanding anything the the order passed under subsection 1, the central authority is option to be the initiative to impose a penalty in respect of such false and misleading advertisement by a manufacturer or an endorser. It may be order impose a manufacturer endorser penalty which may extend to the 10 लाख रुपीज़। अगर कोई इस प्रकार की मिसलीड एडवर्टाइजमेंट करता है और सेंट्रल अथॉरिटी उस पर पावर है कि उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगा सकती है। Provided that the central government may of every consequent contravention by the manufacturer or endeavor impose a penalty which may extend to, अगर वो उसके बाद भी करता है तो 50 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगा सकती है सेंट्रल अथॉरिटी। Notwithstanding anything, any order under the section 1 and 2 where the central authority deny it necessary, it may be order prohibited to endorsement of a false misleading advertisement, false making endorsement of any product or services, provided such may be extend to 1 year, कि उसकी पनिशमेंट उसको हो सकती है। Provided that the central authority may for every subsequent contravention prohibited such endorser for making the endorsement in respect of product service provided may extend to 3 year। अगर सब्सिक्वेंट उसके बाद भी वो करता है तो उसको 3 साल तक के लिए कर सकती है। उस पर 3 साल तक के लिए उसको बैन लगा सकती है। वेयर दी सेंट्रल अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन दैट एनी पर्सन इज फाउंडेड टू पब्लिश आर इन ए पार्टी ऑफ ए पब्लिकेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में एक्सटेंड टू सर्च ए पर्सन पेनल्टी विद इन एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज़ उस पर्सन पर। जैसे अगर कोई एक्टर है अगर कोई मिसलीड एडवर्टाइजमेंट कर दे तो वो उस पर भी, क्योंकि वो इज़ दी पार्ट ऑफ दी पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट का है, उस पर भी वो जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि विद द इंटेंशन, क्योंकि उसे पता है कि ये मिसलीड है लेकिन फिर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है तो उस पर वो जुर्माना लगा सकते हैं। नो पर्सन शैल बी लाइबल टू बी सच पेनल्टी इफ़ दे प्रूव दैट इज ए पब्लिश एंड अरेंज फॉर द पब्लिकेशन ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट इन ए ऑर्डनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये तो कोर्स ऑफ बिजनेस ही है तो उसको ये सुना जाएगा उससे पहले, उसके बाद ही ये आगे का कार्य किया जाएगा। प्रोवाइड दैट नो सच पर्सन डिफेंस शैल बी अवेल टू सच पर्सन हैड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉल और मॉडिफिकेशन ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट वाइल डिटरमाइनिंग द पेनल्टी अंडर द सेक्शन रिगार्डेड शैल बी हैड टू बी फॉलोइंग, नेमली 2 population and the area is affected by this offense, frequencies, duration of the such offense, the vulnerability of the class of the persons likely to be advertised affected by such offense, or the gross revenue from the sales affected by the venture of such offenses। अब उसकी पेनल्टी जो डिस्क्राइब करने की ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन सभी चीज़ों को देखेगी कि
क्या कितनी पॉपुलेशन को इफेक्ट किया है, इस एडवर्टाइजर एविडेंस कितनी उसकी सेल हुई है, कितनी इनकम हुई है, उसके अनुसार उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा। उसके बाद सर्च एंड सीजर, द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ए इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर प्राइमरी इंक्वायरी अंडर द सेक्शन 19 Director General or any of other authority by him on behalf or the district collector as the case may be, he has been reason to believe that every person has violated any consumer rights or committed unfair trade practice caused by any false and misleading advertisement to the make shall enter any reasonable time into any such premises and search of any documents or records or article evidence for seizing such documents, record, article and evidence, make a notes on inventory record of article, inquiry any person is a produce any record, register any document and article. The provision of code of criminal procedure relating to the search or seizure apply as far as may be for the search of seizure under this act. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो सर्च एंड सीजर प्रोसीजर है वो इस प्रोसीजर को अपना सकते हैं। दिस इज द पावर। Every document record or any of a article seized under the section 1 or 1 A का 1 produced under the clause C subsection shall be returned to the person from whom which is seized by whom produced the same within a period of a 20 days of the day such seize and production as the case may be, after the copy thereof and extract therefrom certified that person is a matter may be prescribed have been taken। अब इस जो ये ऑर्डर सेंट्रल अथॉरिटी कर दी, इसकी अपील कहाँ पे होगी? ए अपील ए पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर बाय द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 20 एंड 21 में फाइल द अपील टू द नेशनल कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ ए 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ए सच ऑर्डर। नेशनल कमीशन को अगर सेंट्रल अथॉरिटी का कोई ऑर्डर से एग्रीड है तो वो कितने दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन को अपनी अपील फाइल कर सकता है। ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर द डे ऑफ प्रिपरेशन मेड ए पार्लियामेंट टू बी लॉ इन बिहाफ मेक एन सेंट्रल अथॉरिटी ग्रांट ऑफ ए सच ऑफ मनी एट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट फॉर द पर्पस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद चैप्टर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन, establishment of district consumer dispute redressal commission, the state government shall take notify and establish a district consumer dispute redressal commission to known as a district commission for the state, provided that the deemed fit establish the district commission. Each district shall consist of a president, not less than 2 members, not more than such a number may be prescribed in the कंसल्टिंग विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन सैलरीज ये कंज्यूमर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द जुडिक्शन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसका जुडिक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, जिसके अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट कंज्यूमर करेगा तो उसका किस जुडिक्शन के अंदर वो कर सकता है। Subject to the provision of this act, the district commission shall have jurisdiction to entertain complaint where the value of the goods or services paid a consideration is a not exceeding 1 crore rupees। अगर कोई गुड्स और सर्विसेज की जो कंप्लेंट है वो 1 करोड़ रुपए से कम है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और क्या है? ए कंप्लेनेंट शैल बी इंस्टीट्यूट ए डायरेक्ट कमीशन विद इन ए लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुडिक्शन, कहाँ पे? द अपोजिट पार्टी फर्स्ट, द अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी। एक अपोजिट पार्टी, अगर एक से ज़्यादा अपोजिट पार्टी हैं तो उन अपोजिट पार्टियाँ जहाँ जहाँ पर हैं उनमें से कहीं पर भी, वेयर देयर आर मोर देन वन at the time of a institution of a complaint ordinary resides carrying out a business as a branch office or personally work for gain। अपोजिट पार्टी एक से ज़्यादा हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो और उन डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं पर भी कंप्लेंट की जा सकती है
जहाँ पर उनके ब्रांच ऑफिस हैं, और या फिर वो पर्सनली वर्क फॉर गेन के का काम वहाँ पर कर ले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुडिक्शन आएगा। एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी वेयर एरिया मोर देन वन टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंप्लेन एक्चुअली आर वॉलंटरी रिजाइड्स, अपोजिट पार्टी अगर एक्चुअली वहाँ पे रहती है, वॉलंटरी वहाँ पे रहती है, कैरिंग ऑन बिजनेस और एज इज ब्रांच आर ए पर्सनली वर्क फॉर गेन प्रोवाइडेड सच एक्शन परमिशन ऑफ द कमीशन इज गिवन इन काज ऑफ एक्शन होल एंड पार्टली अराइजिज हुआ है वहाँ पे। डी का पार्ट है कि द कंप्लेंट रिजाइड्स आर पर्सनली वर्क फॉर गेन। अब कंप्लेनेंट भी, कंज्यूमर भी जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे, या वो रहता तो दिल्ली में है लेकिन वर्क फॉर गेन के लिए वो हरियाणा में किसी डिस्ट्रिक्ट में, कैथल में या करनाल में या कुरुक्षेत्र में वर्क फॉर गेन के लिए वर्क करता है, तो वहाँ पर भी वो अपनी कंप्लेंट डाल सकता है एज़ पर दी सेक्शन 24 के पार्ट डी के अनुसार। दिस इज़ दी मेन जुडिक्शन, क्योंकि जो कंप्लेंट रिजाइड्स वाला जुडिक्शन है ये पहले जो 1986 एक्ट था उसमें नहीं था। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल ऑर्डिनरी फंक्शन फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मे परफॉर्म द फंक्शन एट सच ए ऑफर प्लेस इन ए डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट मे इन ए कंसल्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेट टाइम टू टाइम। अब कंप्लेंट कैसे देंगे? इन विच मैनर कंप्लेंट शैल बी मेड बाय द कंज्यूमर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कैसे कंप्लेंट देनी है ये प्रोसीजर भी इसमें हम जान लेंगे सेक्शन 35 में, और कंप्लेंट फाइल भी सेक्शन 34 और 35 में ही होगी। तो कंप्लेंट कैसे? ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी ऑफ ए गुड सोल्ड और डिलीवर आर एग्रीड बाय द सोल्ड और डिलीवर बाय द सर्विस प्रोवाइडेड आर एग्रीड टू प्रोवाइडेड मे बी फाइल्ड विद इन ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन बाय द कंज्यूमर टू whom such a goods are delivered to agree to sold or deliver such service provided agree to the provided एक where alleged unfair trade practice and respect of such practice or services any recognized consumer association whether the consumer to whom such goods are sold or a deliver are agreed to be sold and deliver services provided or agreed to provided who allege unfair trade practice one or more consumers where the numerous consumer have in a same interest with the permission of the district commission on behalf of or on the benefit of all of the so interested. The central government, the central authority or the central state government as the case may be prescribed is time to time by the notification official notification के अनुसार इस मैनर प्रोवाइडेड उसके अनुसार हम कंप्लेंट एवरी कंप्लेंट फाइल अंडर सबसेक्शन 1 shall be accompanied with an fees or payable in a such a manner including इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आर में भी प्रिस्क्राइब। फ़ीस, इस फ़ीस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितनी अमाउंट तक कितनी फ़ीस हम लगती है, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बाद में डिसाइड देखेंगे। तो प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन 36 में प्रोसीडिंग होगी। अब जो सेक्शन 37 है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ दी मीडिएशन, रेफर टू द मीडिएशन टू मेक द स्पीडी ए disposal of the any complaint of the consumer and giving the speedy remedies to the consumer। इसके लिए सेक्शन 37 में मीडिएशन में रेफ़र कर सकते हैं। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर हिज एडमिशन एट एनी लेटर स्टेज इट इफ इट इज़ अपीयर टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट देयर इज एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ हिज सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टी। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ऐसा लगता है कि ये जो इनके अंदर जो कंडीशंस हैं या सेटलमेंट एक्सेप्टेबल इस पार्टीज़ में हो सकता है, तो उसको वो मीडिएशन में भेज सकती हैं अंडर सेक्शन 37 में। वेयर द पार्टीज एग्री टू सेटलमेंट बाय द मीडिएशन गिव द कंसेंट इज राइटिंग टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और अगर पार्टीज़ भी खुद राइटिंग में सेटलमेंट मीडिएशन के थ्रू कराना चाहें तो वो भी एप्लीकेशन दे सकती हैं। विद इन ए 5 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच कंसेंट रेफर द मैटर ऑफ मीडिएशन एंड इट शैल सच ए केस प्रोवाइड चैप्टर 5 और लेटिंग मीडिएशन शैल अप्लाई। और 5 दिन के अंदर कंसेंट मिलने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को मीडिएशन में भेज दिया जाएगा। अब प्रोसीजर और एडमिशन ऑफ कंप्लेंट क्या है सेक्शन 38 में, कि किस तरह से कंप्लेंट को एडमिट किया जाएगा, वो प्रोसीजर क्या है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल एड एडमिशन ऑफ ए कंप्लेंट और एस्पेक्ट ऑफ ए केस रेफर टू मीडिएशन एंड फेलियर टू द सेटलमेंट बिफोर सच एज कंप्लेंट वेयर द कंप्लेंट रिलेटिंग टू द गुड्स एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल
refer a copy of a admitted complaint within a 21 days from the date of admission of the opposite party mentioned to the complaint, directed him to give in a version of in a case within a period of a 30 day or such extended period but not exceeding the 15 days is may be granted by it। मतलब कंप्लेंट जाने के बाद और एडमिशन, जब कंप्लेंट को एडमिट कर लिया गया उसके 21 दिन के अंदर कंप्लेंट एडमिट होने के बाद अपोजिट पार्टी को नोटिस देंगे और वो अपना वर्जन रखेगी विद इन 30 डेज, और उस पीरियड को उस जो अपोजिट पार्टी का जो वर्जन रखने का है 30 दिन के अंदर अगर अपना जवाब देंगे उसको 15 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। If the opposite party on receipt of a complaint referred to under subsection 1 deny and dispute allegation containing the complaint and omits and fail to take an action represent the case within the time given, the district commission settle to be consumer dispute in a manner prescribed clause C and G। If the complaint alleges defect in the goods which cannot be determined without the proper analysis or a test of a goods, obtain in a sample of a goods from the complainant, seal it and authenticated in a manner as may be prescribed, and refer to the sample to the appropriate laboratory along with in a direction that is the laboratory and make an analysis and test and whichever may be necessary within the few and finding and whether such goods suffered from any defect alleged by the complaint or from any of a defect and reported in finding thereto with the district commission from within a period of a 45 days of receipt of reference or within the extended periods may be granted by the district commission to the investigation agency। अगर एजेंसी या डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ये लगता है कि किसी डिफेक्ट को जानने के लिए उसकी एनालिसिस होना ज़रूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, तो उसको लिबर्टी में भेज सकते हैं और वो लिबर्टी 45 दिन के अंदर अंदर अपनी रिसिप्ट जब उसको मिलती है 45 दिन का अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी, या कोई टाइम उसके लिए एक्सटेंड किया गया है तो उस टाइम पीरियड के बाद। बिफोर एनी सैम्पल ऑफ ए गुड्स रेफर टू एन अप्रोप्रिएट लिबर्टी अंडर दिस क्लोज रिक्वायर द कंप्लेंट टू डिपॉजिट द क्रेडिट ऑफ द कमीशन एज द फीस में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेमेंट टू द अप्रोप्रिएट लिबर्टी कैरिंग द नेसेसरी एनालिसिस टेस्ट एंड रिलेशन ऑफ द गुड पर्पस। अब अगर इस डिफेक्ट को निकालने के लिए, डिफेक्ट को सर्च करने के लिए लेबोरेटरी की जो फीस है वो कंप्लेनेंट को पे करनी पड़ेगी। रिमिट द अमाउंट डिपॉजिट टू द क्रेडिट अंडर क्लोज बिन appropriate laboratory to unable to carry out the analysis and test mentioned in the report of the appropriate laboratory shall be forward copy of a report along with the remark may feel appropriate opposite party। तो अब जो वो पैसे जो जमा कराए हैं वो वापस मिल सकते हैं जब अगर वो लेबोरेटरी उस काम को ना करे तो। इफ़ एनी ऑफ द पार्टी डिस्प्यूट द correctness of the finding of the appropriate laboratory or dispute the correctness of a method of analysis test adopted by the appropriate authority, require the opposite party or any complaint to submit a writing to objection with regard to the report made by the appropriate laboratory। अगर लेबोरेटरी अगर कंप्लेंट को या कंज्यूमर को, कंप्लेनेंट को या कंज्यूमर को या अपोजिट पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने वो एक प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया गया है उस प्रोसीजर को अडोप्ट किए बिना ही एनालिसिस किया है तो उसकी इसके अंदर वो रिटन ऑब्जेक्शन अपने दे सकता है। गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेंट एज वेल एज द अपोजिट पार्टी फॉर हीइंग हेard of the correctness and otherwise report made by the appropriate laboratory। जो अपनी रिपोर्ट देती है उसके बारे में उसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कंप्लेंट को या अपोजिट पार्टी को देगी कि अपने अपने व्यू रखने के लिए। गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको देने के बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द कंप्लेंट एडमिटेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ ए सेक्शन 36 relating to goods in respect of which a procedure specified in subsection 2 cannot be followed if the complaint relating to any service refer a copy of such complaint to the opposite party। जैसा कि हम ऊपर 38 में 2 में पार्ट में था कि गुड्स में कैसे हो सकता है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडेड में किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर उसमें अपनाया जाएगा सर्विस के रिगार्डिंग। तो जो सर्विस में क्या डिफेक्ट है, कैसे होगा, कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सभी के सब प्रोसीजर उसमें एज जैसे उसमें गुड्स में है उसमें निकाला जाएगा, गुड्स में किस तरह से डिफेक्ट है ऐसे ही सर्विस वाले केस में ये सब किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं दी फाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, क्या क्या फाइंडिंग है उसकी हो सकती हैं, क्या क्या ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर सकती हैं। वेयर ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स complained against suffer from any of a defect specified in complaint and the any of the allegations containing the complaint about the service or any unfair trade practice or claim for the compensation under the product liability are proved, it shall issue an order for the opposite party directing him to do one or more of the following, namely मतलब एक से ज़्यादा ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपोजिट पार्टीज़ को कर सकते हैं। टू रिमूव द डिफेक्ट, रिमूव करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, टू रिटर्न टू द कंप्लेंट टू द प्राइस, करने के लिए, उसे रिटर्न करने के, चार्जेस पेड बाय द कंप्लेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट सच एज प्राइस एंड चार्जेस मे बी डिसाइडेड, टू पे सच अमाउंट मे बी अवॉर्डेड टू द कंपनसेशन फॉर कंज्यूमर फॉर एनी लॉस एंड इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंसी ऑफ द अपोजिट पार्टी, प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ए पावर टू ग्रांट द पुनेटिव डैमेजेस इन मे बी सर्कमस्टेंसेस एज डीम फिट, मतलब उसे डैमेजेस भी प्रोवाइड करा सकती है। टू पे सच मैनर ए अमाउंट अवॉर्डेड बाय द कंपनसेशन as a product liability against the chapter 6, to remove the defect, to discontinue the unfair trade practice, not offer a hazard and safeguard of a sales, a withdraw the hazardous goods from the offered by the sale, to seize the manufacturer hazardous goods and deceit from the offering the service which are hazard to the nature, to pay such sum may be determined by it if it is a opinion that the loss and injury has been suffered by the large number of a consumer who are not identifiable conveniently, provided that the minimum amount of a sum as payable shall be less than 25% of the value of a defect goods sold or service provided as the case may be to the consumer, to issue a correct advertisement to the neutralize the effect of a misleading advertisement at the correct of the opposite party, too reasonable for issuing the such misleading advertisement, to provide the adequate cost to the party, to seize and deceit for the issuing of the misleading advertisement, any amount obtained under subsection shall be decredited to the fund and utilized in manner may be prescribed. In any proceeding conducted by the president, a member of their defer any of point and point shall be state point of which deferred or referred to same to the another member of the such point, the point of opinion of a majority shall be ordered by the district commission, provided that the other member shall give his opinion on such a point as point referred to him within a period for a 1 month from the date of the reference. Every order made by the district commission under shall be signed by the president and the member of the conducting the proceeding, and provided that where the order is made as per the majority opinion under subsection 3, order shall be signed by the other member also. उसके बाद review by the district commission in certain cases the district commission shall have the power to review any of the order passed by it. There is an error apparent to the face of a record there of its own motion or and by the application made by any of the parties within the 30 days from such order. सेक्शन 40 में रिव्यू अपने ऑर्डर को कर सकती है अगर कोई एप्लीकेशन देता है विदिन 30 डेज और अश्यो मोटो भी उसे कुछ ऐसा लगता है कुछ क्रेडिकल एरर अपार्टमेंट कुछ रिकॉर्ड रह गया है तो उसको रिव्यू कर सकती है अपने ऑर्डर को सेक्शन 40 में। अब इसकी अपील कहाँ पे होगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन की एग्रीड बाय द मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सेक्शन 41 इज प्रोवाइडेड द डायरेक्टर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में रेफर द अपील against such order to the state commission on the ground of effect and law, time being a 45 days from the date of order and the form in a manner as the may be prescribed, provided that the state commission may entertain in appeal after the expiry of a set period of a 45 days if it is satisfied that there was a sufficient cause to be the not filing of the period. अगर उसके पास एक सफिशेंट काज है कि 45 दिन के अंदर नहीं कर सकता तो अगर उसको लगता है कि तो उसको परमिशन मिल सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर द नो अपील बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी एंटरटेन बाय द स्टेट कमीशन अनलेस द अपीलेंट हैड डिपॉजिट द 50% एंड अमाउंट टू मैनर में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई अमाउंट तय किया है किसी को पे करने के लिए अगर वो अपील करना चाहता है तो उसे 50% पहले वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा।
Also that no appeal shall be lie from matter of section 1 and 81 by the district commission to the settlement by the mediation under section 80. अगर मीडिएशन के अंदर सेटलमेंट हुई है तो इसकी अपील नहीं की जा सकती। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, क्योंकि ये एक अपीलेट स्टेज भी है और ये एक ओरिजिनल जुडिक्शन भी है। अगर वो जो कंप्लेंट का अमाउंट है 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव ए नोटिफाई एंड एस्टैब्लिश द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू द नोन एज ए कमीशन डिस्ट्रिक्ट। The state commission shall ordinarily function as a state capital in perform its function and such other places as the case as the state government may prescribe and consult in official gazette। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होंगे, नॉट लेस देन 4 आर एनी ऑफ अदर देन मेंबर पे भी प्रिस्क्राइब है। क्वालिफिकेशन ट्रैली ट्रांजैक्शन की एक कंज्यूमर को कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके जानेंगे। स्टेट कंज्यूमर की जुडिक्शन क्या है 47 के अनुसार इसकी जुडिक्शन क्या बनती है। जुडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन सब्जेक्ट टू द अदरवाइज प्रोविजन एक्ट द स्टेट कमीशन शैल हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एंड कंसीडरेशन एक्सीडिंग द रुपीज़ ऑफ 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग द 10 लाख रुपीज़। 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो इसकी जुडिक्शन में है, जिसको हम ओरिजिनल जुडिक्शन कह सकते हैं। और इसका अपीलेट जुडिक्शन भी है वो है कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जो अपील है वो अपीलेट कोर्ट स्टेट कमीशन है। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ ए पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर इन ए कंज्यूमर डिस्प्यूट विच इज पेंडिंग बिफोर डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द appear to the state commission that the district commission is not vested by the law has he failed to exercise and jurisdiction to vested act and exercise of jurisdiction illegally and the materially irregularity। तो वो ऐसा भी कोई केस अगर स्टेट कमीशन को लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जुडिक्शन में नहीं है और वो इलीगल जुडिक्शन में है या इरेगुलरिटीज़ कुछ हैं तो वो उसको उस रिकॉर्ड को अपने पास मंगा सकता है। The jurisdiction power and authority of the state commission may be exercised by the branches thereof and bench may be considered benches thereof or benches may be considered the president or one member of the president may be deemed fit, provided the senior most member shall be preside over of the bench. Where the member of the bench differ in opinion any point and point shall be decided according to opinion of the majority. There is a majority but any of member is equally divided, the shall be state of appointed point of the which they refer make and reference to the president who shall either hear the point or points himself or refer to the hearing and such point one or a more of the member such as appointed shall be decided according by the opinion of the majority, provided that the president or and the other member as the case may be shall give a opinion on the point or points are referred within a period of 1 month from the date of the reference. A complaint shall be instituted to in a district commission within limits of a jurisdiction. The opposite party each of the opposite party where more than one party that वो सारी की सारी कंडीशन जो सेक्शन 35 में दी गई थी जुडिक्शन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में, उसी तरह से स्टेट जुडिक्शन भी वही है कि जहाँ अपोजिट पार्टी रहती है या ब्रांच करती है या वर्क फॉर गेन करती है, कंप्लेंट रहता है या पर्सनल वर्क फॉर गेन करता है या एक्चुअली वर्क फॉर गेन करता है, पार्ट अराइजिंग या काज ऑफ एक्शन अराइजेज हुआ है, उन जगहों पर उस स्टेट में हम स्टेट कमीशन में वो डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं। अपील, अब डिस्ट्रिक्ट की अपील स्टेट में है और स्टेट की अपील नेशनल कमीशन में है और नेशनल कमीशन में अपील कितने दिनों में होगी, पीरियड ऑफ ए 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैनर में भी प्रिस्क्राइब्ड अपील नेशनल कमीशन में होगी। और वो सभी प्रोसीजर जो पहले स्टेट गवर्नमेंट अपनाती है वो सभी के सभी नेशनल कमीशन उसमें सभी के सभी प्रोसीजर वो अपना सकती है। उसकी जुडिक्शन अब हम जान लेते हैं कि इसकी नेशनल कमीशन की जुडिक्शन क्या है, क्योंकि ये एक अपीलेट भी है नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन की अपीलेट जुडिक्शन भी इसको कह सकते हैं और ओरिजिनली जुडिक्शन भी है। अगर वो अमाउंट जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड है वो वैल्यू है, अगर वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कोई वैल्यू का कोई केस है
तो डायरेक्ट ही ओरिजिनल जुडिक्शन नेशनल कमीशन में बन जाती है कि कोई भी व्यक्ति नेशनल कमीशन में अगर 10 करोड़ से वैल्यू का ज़्यादा का की कोई कंप्लेंट है तो उसमें वो डायरेक्ट नेशनल कमीशन में जा सकता है। तो जुडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन क्या है? 58 में जुडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द नेशनल कमीशन शैल हैव द जुडिक्शन टू entertain the complaint where the value of a goods or services paid as considered the exceeding the 10 crore rupees, provided that where the central government had deemed necessary to feed the prescribed as the value deemed fit. Complaint against unfair trade practice where a value of a goods and service is considerable amount is exceeding the 10 crore rupees. Appeal and against of the state commission, appeal against the order of the सेंट्रल अथॉरिटी की अपीलेट कोर्ट भी नेशनल कमीशन है कि जैसे कहा थी अगर सेंट्रल अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती थी तो उसके अगेंस्ट भी नेशनल कमीशन में डायरेक्ट हम जा सकते हैं। टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर, और उसके बाद वो उस रिकॉर्ड को बुला सकती है किसी भी स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के अंदर। अगर कोई केस कर चल रहा है उसको लगता है कि ये जुडिक्शन इलीगल है तो नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन से उस रिकॉर्ड को अपने पास मंगा सकती है। द जुडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ नेशनल कमीशन में भी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस एंड बेंच भी बनाए जा सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ट्रांसफर ऑफ केस सेक्शन 62 में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेंट इट्स बाय द ओन मोशन द नेशनल कमीशन में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ट्रांसफर द कंप्लेंट पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन स्टेट और ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ अदर स्टेट बिफोर वन स्टेट कमीशन टू द अनदर स्टेट कमीशन। ट्रांसफर सेक्शन 62 में अपॉन दी एप्लीकेशन ऑफ दी कंप्लेंट हम उसको ट्रांसफ़र की जा सकती है। उसके बाद सर्विस नोटिस वगैरह ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बात आती है कि अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन की जो ऑर्डर हैं उनकी अपील कहाँ पे की जाएगी। तो सेक्शन 67 है वो कहता है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 1, 2 और क्लोज ए of section 1, section 58 may refer an appeal against such order Supreme Court within a period of a 30 day from the date of the order. Any person make an appeal of against the National Commission order to the Supreme Court within a 30 days from the date of order, provided that the Supreme Court may entertain an appeal after the expiry of a period of a 30 days if satisfied that is a reasonable ground to be not filed before the Supreme Court. Provided further that no appeal shall be lie on order, term of order, National Commission shall be entertained in Supreme Court unless the person has a deposit 50%, उसको अमाउंट अपना जमा कराना पड़ेगा, उससे पहले उसकी अपील नहीं सुनी जाएगी। अब बात आती है कि लिमिटेशन पीरियड क्या है किसी भी कंप्लेंट को डालने के लिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर को ये नहीं पता कि उसे कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन में जाना है। उसकी लिमिटेशन उसके कंप्लेंट की क्या हो सकती है, तो ये हम जानेंगे सेक्शन 69 में। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट एनी कंप्लेंट अनलेस इट इज़ फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द काज ऑफ एक्शन हैज़ बीन अराइजेज। अब काज ऑफ एक्शन जिस दिन अराइज हो जाएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर हमें कंप्लेंट फाइल करनी होगी। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट बाय द कंज्यूमर और एनी अदर पर्सन। Notwithstanding anything contained in section 1, a complaint may be entertained after the period specified section 1. Complaint certified that is the state government, national commission, state commission sufficient ground with not filing of the such period. वो 2 साल के पीरियड को भी एग्जाम्प्ट किया जा सकता है कि अगर उसके पास ये है, वो कहता है कि उसके पास एक सफिशेंट रीज़न इसका है कि उसने ये फाइल क्यों नहीं की। प्रोवाइड देयर नो सच कंप्लेंट शैल बी एंटरटेन अनलेस दी पीरियड ऑफ। हम ये जानेंगे कि जो ऑर्डर नेशनल डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा, स्टेट कमीशन द्वारा, नेशनल कमीशन द्वारा जो दिए गए हैं उनको एनफोर्स कहाँ किया जाएगा। तो सेक्शन 71 है जो एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन है। एवरी ऑर्डर मेड बाय दिस डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन शैल बी एनफोर्स बाय विद इन ए मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड डिग्री मेड बाय द कोर्ट इन ए सूट of a provision order 21 of the first schedule of the code of civil procedure so far as may be applicable subject to the modification in every reference therein to be degree shall be considered and made by the
एनफोर्समेंट का मतलब है कि उसको एग्जीक्यूशन उसकी कैसे डाली जाएगी 71 के अनुसार, और उसमें जो पावर्स है, जो सिविल कोड प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन की जो ऑर्डर 21 की पावर है, वो सभी की सभी उसमें एप्लीकेबल होंगी। अब पेनल्टी क्या क्या हो सकती हैं अगर कोई उसके ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं करता तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन को, तो वेयर द फेल टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एज द केस में बी, शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म में not less than 1 month but may extend to the 3 year and with a fine which shall not be less than 25,000 rupees which may extend to the 1 lakh rupees or with the both, not with anything contained in the code of criminal procedure code. The district commission, national commission case may be shall have the power to judicial magistrate of a first class of a trial of the offence under section 1 on the confirm of the power the district commission, state commission, national commission as the case may be shall deem to be a judicial magistrate of the first class for the purpose of the code of criminal procedure 1973। अब ये जो पेनल्टी जो लगाई गई है 3 साल की पनिशमेंट की, और इसका जो ट्रायल जो चलाना है उसको, तो इस ऑफेंस के बारे में, तो वो भी जो क्रिमिनल प्रोसीजर में जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है, वो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को वो पावर्स उसमें दी गई हैं कि उसके अनुसार वो ट्रायल उसका चला सकते हैं उस पनिशमेंट का। अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 72 के अनुसार उसकी अपील कहाँ होगी? नोट विद एनीसी कंटेन दी अपील, अगर वो ऑर्डर मेड बाय दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो स्टेट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में है तो स्टेट कमीशन में, अगर वो स्टेट कमीशन का है तो नेशनल कमीशन में, अगर वो नेशनल कमीशन का है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। एक्सेप्ट एंड प्रोवाइडेड नो अपील शैल बी लाई बिफोर द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन एज द केस मे बी। Every appeal under this section shall be referred within a period of a 30 days from the date of a order of a district, state or national commission as the case may be। उसके बाद मीडिएशन का जो प्रोसीजर है कि मीडिएशन कैसे कब किया जाएगा, वो 74 से लेकर 81 तक ये सारा का सारा मीडिएशन का प्रोसीजर है कि मीडिएशन कैसे किया जाएगा, मीडिएशन में क्या होगा, नॉमिनेट क्या होगी, उनकी ड्यूटी क्या होंगी, एक सारा का सारा उसमें मीडिएशन चैप्टर में दिया गया है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है और एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, इसका क्या पर्पस है। द चैप्टर शैल अप्लाई टू द एवरी क्लेम ऑफ ए कंपनसेशन अंडर ए प्रोडक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट बाय ए कंप्लेंट फॉर एनी हार्म काज बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सर्विस बाय द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और सोल्ड बाय द प्रोडक्ट सेलर। Product liability action, a product liability an action may be brought by a complaint against a product liability manufacturer, product service provider as the case seller as the case may be on the cause by the account of the defective product। Liability of the product manufacturer क्या है? The product manufacturer shall be liable to the product liability action if is produced contain a manufacturer defect है, डिफेक्ट इफ डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशंस उसकी नहीं है, उस डेप्रिवेशन है उसके अनुसार, या शॉर्ट कमिंग है, प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म दी एक्सप्रेस दी वारंटी उसकी एक्सप्रेस नहीं है, ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर शैल लाइबल टू द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड एक्शन प्रोवाइडेड वे बी नॉट नेग्लिजेंट एंड प्रोडक्ट मेकिंग द एक्सप्रेस वारंटी ऑफ प्रोडक्ट। और इसी तरह से लाइबिलिटी जैसे गुड्स प्रोवाइडर की, ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर की उसमें लाइबिलिटी है। अब बात आती है कि ऑफेंसेस क्या हैं और उसकी पेनल्टीज़ क्या क्या है। तो पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी वेयर द फेल कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 20 और सेक्शन 21 शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months एंड मे फाइन आर एक्सटेंड टू 20 लाख रुपीज़ आर दी बोथ। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसकी पनिशमेंट, एनी मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर हुज काज ए फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट to which as a prejudicial to the interest of the consumer shall be punished with imprisonment for the term may extend to 2 years or within a fine which may extend to 10 lakh rupees and every consequent offences punished with the imprisonment of life or 5 years within the extent to the 50 lakh rupees उसको जुर्माना लगा सकता है। punishment for a manufacturer of a sale or a shorting, selling or disturbing and or importing the product of containing adulterate है, अगर मिलावटी है तो उसमें क्या, पनिशमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर फॉर ए सेल, शॉर्टिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी ऑफ ए इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट कंटेनिंग द एडल्ट्रेज, उनमें मिलावटी है तो क्या पनिशमेंट हो सकती है। हुएवर हिमसेल्फ एनी ऑफ ए पर्सन ऑन इज बिहाफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सेल, स्टोर, सेल एंड
builds, import, course and contain alteration shall be punished if such act does not result any of injury by the consumer with the imprisonment for a may extend to 6 months or a fine which may to 1 lakh rupees। अगर उसमें कोई इंजरी नहीं है, causing इंजरी है, not amount to the grievous hurt to the consumer with a imprisonment for the term which may extend to the 1 year with a fine which may extend to 3 lakh rupees। उसके बाद causing injury resulting in a grievous hurt to the consumer with a imprisonment of a term which may extend to 7 year with a fine extend to 5 लाख रुपीज़। इंजरी अगर मुझे हुआ है, ग्रीवियस इंजरी है, तो उस पर ये 7 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। रिजल्ट टू द डेथ ऑफ ए कंज्यूमर, अगर उस डिफेक्ट या सेफ गार्ड ना अपनाने की वजह से उस कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो इम्प्रिजमेंट ऑफ मे नॉट लेस दैन भी 7 ईयर से कम नहीं होगी। नॉट लेस दैन इसका मतलब कि 7 साल उसे कंज्यूमर उसे पनिशमेंट होगी विच मे एक्सटेंड टू द इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइट फाइन may extend to not less than be 10 lakh rupees। The offence under section C and D और 1 is a cognizable and non bailable। जो C और B है जिसके अंदर ग्रीवियस हर्ट है या डेथ है, दिस इज ए cognizable and non bailable offences। Notwithstanding anything, the punishment under subsection 1, the court may in case of a first conviction suspend any license issued by the person referred to in a subsection any other law for time in force for a period of a 2 year or a second subsequent conviction cancel the license also। For the purpose of the alteration means is a material including the extraneous matter which is employed or used of making of a product is a unsafe। Grievous hurt means shall be the same meaning of under section 320 of Indian Penal Code also mean as a grievous hurt। Punishment for the manufacturer for a sale storing अब a serious a सुप्रियस गुड्स इंपोर्टिंग करते हैं तो उनके अंदर क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो उनकी पनिशमेंट है काजिंग इंजरी नोट अमाउंटिंग एनी ग्रीवियस हर्ट टू द कंज्यूमर विच में एक्सटेंड टू टर्म ऑफ 1 ईयर एंड फाइन 3 लाख रुपीज़। बीइंग ग्रीवियस हर्ट अगर उसे होती है तो 7 ईयर एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड 5 लाख रुपीज़। अगर डेथ हो जाती है तो नॉट लेस दैन 7 ईयर मे बी एक्सटेंड टू लाइफ एंड फाइन मे बी 10 लाख रुपीज़। कोग्निजेंस ऑफेंस क्या है? 92 प्रोवाइडेड दैट नो कोग्निजेंस शैल बी टेकन बाय द कंप्लेंट कोर्ट ऑफ एनी ऑफ अदर ऑफेंस अंडर सेक्शन 88, 89 एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट फाइल बाय द सेंट्रल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी बाय इट इज बिहाफ। मतलब कि नो कोग्निजेंस शैल बी टेकन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंसिस, इस जो ऑफेंसिस हैं नहीं करेगी जब तक कि सेंट्रल अथॉरिटी उसकी कंप्लेंट ना करे। वैक्सियस सर्च क्या है? द डायरेक्टर जनरल एनी ऑफ ऑफेंस सर्चिंग पावर अंडर सेक्शन 22 हु नोन एज देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो दैट इट्स कॉल्ड बी ए वैक्सियस सर्च। तो दोस्तों हमने इसमें ये जाना है कि कंज्यूमर क्या है, लाइबिलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की पावर, नेशनल कमीशन की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर, उनकी कहाँ पे उनकी वैलिडेशन होगी, इन चीज़ों के बारे में हमने इस कंज्यूमर एक्ट में जाना है। और ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है क्योंकि डे बाय डे प्रोडक्ट एक डेवलपिंग कंट्री में डे बाय डे डेवलप होते रहते हैं और उन डेवलप में डिफेक्टिवनेस आने से किसी को भी कोई भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमें कंज्यूमर एक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर किसी को भी किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट या सर्विस में डिफेक्ट है तो कंज्यूमर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या डिप्टी कमीशन है वो भी इसके अंदर एक अथॉरिटी का काम करेगी। अगर कंज्यूमर कंप्लेंट के अंदर उसको दे सकते हैं, उसके बाद वो रेफ़र कर सकती है कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट को, नेशनल कमीशन को एज़ पर दी जुडिक्शन ऑफ दी उनकी कोर्ट के अनुसार। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा जो कंज्यूमर के ऊपर जो डिबेट या हमारा जो लीगल पाठशाला है कंज्यूमर की जो पाठशाला है इसमें आपने इसको अच्छी तरह से सीख लिया होगा, एप्लीकेबल अपने ऊपर भी कर लें इसे। और अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई लॉस कंज्यूमर की या प्रोडक्ट लाइबिलिटी की वजह से होता है तो वो कंज्यूमर के अंदर या सर्विस प्रोवाइडर डिफेक्टिव गुड्स में या डिफेक्टिव सर्विस के अंतर्गत उसमें वो जा सकता है। और मेन है कि उसे केवल फिजिकली हैजार्ड होना ज़रूरी नहीं है, उसे अगर वो मेंटली पेन अगोनी है, मेंटली उसे नुकसान हुआ है तो भी वह कंज्यूमर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन में जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक इसको शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज भी
वो भी इससे अपनी नॉलेज गेन कर सके। धन्यवाद।